बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये रजिस्टर है, देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन है ये कि रजिस्टर है 8, 10 और 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी ऑफ वोल्टेजेस 12 वोल्ट और जो बैटरी से कनेक्ट की उसके वोल्टेजेस हैं 12 वोल्ट। तो कह रहा है करंट बताइए 10 ओम रजिस्टर में, इनमें से जो 10 ओम है उसमें करंट कितना होगा। तो इन तीनों को पैरेलल कनेक्ट करने से वोल्टेजेस जो हैं वो तो सेम रहेंगे क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहते हैं। तो कनेक्ट तीनों को पैरेलल किया, लेकिन करंट पूछ रहा है वो सिर्फ हमसे 10 ओम का। तो जिसका करंट पूछ रहा है जाहिर सी बात है उसके लिए हम ओम लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो I किसके बराबर होगा, V डिवाइडेड बाय R। तो V हमारे पास कितना होगा, पैरेलल में वोल्टेजेस सेम रहते हैं, V है 12 डिवाइडेड बाय R हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 10। तो अगर आप 12 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास I आ जाएगा। तो 12 ऑप्शन बी, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। A battery having EMF 4 वोल्ट, EMF अब 4 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास जो स्मॉल आर है वो 0.5 ओम है और हमने इस बैटरी को कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जो कि 4.5 ओम है, ठीक है, जिसको लोड भी कहते हैं। कह रहा है देन द वोल्टेज इज एट द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, जो जिसको हम टर्मिनल वोल्टेजेस भी कहते हैं या V भी कहते हैं। अब हमें वो बताना है कि जनाब वो कितने हैं। हम डायरेक्टली बता सकते हैं ऑप्शन से, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और जो ऑप्शन है उस हिसाब से तो कोई भी जवाब इसमें नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास बैटरी के जो EMF है हमारे पास वो है हमारे पास 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर हमारे पास है 0.5 ओम है और जो रेजिस्टर या लोड हमने कनेक्ट किया हुआ है उसकी वोल्टेज है मेरे पास 4.5 और V हमें वो मालूम करने के लिए कह रहा है कि वोल्टेजेस बताइए कि वोल्टेजेस कितने हैं। अब V हम जानते हैं किसके बराबर है, E माइनस आई आर, ठीक है। अब हमें जो इसमें V मालूम करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं कि V इक्वल्स टू E की जगह पर मैं लिखता हूं 4 माइनस आई हमें नहीं मालूम और मल्टीप्लाई बाय R है मेरे पास 0.5। अब सवाल ये है कि जो करंट I है ये हमारे पास कितना है, ये हमें मालूम हो जाए तो हम V को मालूम करने में कामयाब हो जाएंगे। हमने जब डेरिवेशन की थी तो हमने कहा था कि E बराबर है I और R प्लस R। ये मैंने ऐसे बताया था कि ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टर है R मेरे पास और जब हमने उसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ तो बैटरी ये हमारे पास बैटरी है। तो बैटरी में एक छोटी सी रेजिस्टेंस होती है जिसको हम कहते हैं स्मॉल आर। तो ये आर और ये वाला आर ये दोनों आपस में कैसे लगे हुए, सीरीज में। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा एक बात, दोनों सीरीज में। अब ये मत बोलिएगा कि सर इस तरीके से तो हमने पढ़ा था पैरेलल में होते हैं। वो जब इस तरह होते हैं तो साथ में इधर और इधर भी लाइन होती है तब वो पैरेलल में होती है। इसका मतलब होता है जो करंट आ रहा है वो दो हिस्सों में ऊपर और नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यहां तो करंट डिवाइड हुआ नहीं। याद है मैंने सीरीज पैरेलल की पहचान बताई थी कि अगर करंट के फ्लो का एक रास्ता होगा तो वो क्या कहलाएगा, सीरीज। सो देयर इज ओनली वन पाथ, जो बैटरी से चला वो आर से गुजर के वापस इसमें से गुजरेगा। सो द फ्लो ऑफ द करंट के लिए हमारे पास वन पाथ है। तो ये और ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो अगर मैं वोल्टेजेस को या ईएमएफ को मैं लिखता हूं V I आप लिखते हैं तो I और जो R है वो हमें लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंट वाला। तो इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे निकालते हैं, दोनों को सम कर लेंगे। इसलिए मैं लिख रहा हूं E इज इक्वल टू I और कैपिटल R प्लस स्मॉल r, राइट। अब V मेरे पास है वो कितना है, मेरे पास 4 है इज इक्वल टू I मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कैपिटल R मेरे पास है 4.5 प्लस स्मॉल r है मेरे पास कितना 0.5। तो आप देख सकते हैं कि हो जाएगा 4.5 प्लस 0.5 तो 5 बन जाएगा। 5 I के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो 4/5 दिस इज द वैल्यू ऑफ I। हम I मालूम करने में कामयाब हो गए। अब जैसे हमारे पास I आ गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर मुझे मालूम करना है V, तो V किसके बराबर होता है, R के बराबर। तो V इज इक्वल टू, अब I मेरे पास कितना है, दिस इज 4/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R मेरे पास कितना है R, दिस इज 4.5, सही हो गया।
तो V इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, पॉइंट को भूल जाए तो कितना है 45, तो 5 1 जा 5 और 5 9 तक कितना हो गया 45। अब पॉइंट चूंकि हमने भूल गए थे, पॉइंट यहां लगा हुआ है तो पॉइंट एक डिजिट आगे लाएंगे तो ये 0.9 होगा। फिलहाल इसको भी 0.9 को भी बस याद रखिएगा पॉइंट है, तो 9 4 तक कितना होता है 36, ठीक है, या 4 9 तक कितना होता है 36, तो 36 क्योंकि पॉइंट था तो पॉइंट यहां पे लगा देते 3.64। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मेरा जवाब ठीक है या मेरा जवाब गलत है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। देखिए हमने ईएमएफ की जब बात की थी तो हमने आपसे कहा था कि जो बैटरी के ईएमएफ है वो टर्मिनल वोल्टेज से थोड़े से ज्यादा होते हैं। इसी वजह से हमने जब फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला में जब लिखा हुआ है तो ये था हमारे पास कुछ E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, सही ना, आई को कैपिटल आर से फिर आई को स्मॉल आर से हमने मल्टीप्लाई किया और इस आई आर को हमने V कहा है, तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। इसका मतलब है टर्मिनल वोल्टेजेस में जो बैटरी के अंदर वोल्टेजेस लॉस्ट हो रहे हैं आई आर, उनको प्लस करो तो ईएमएफ बनेंगे, ईएमएफ हमेशा V से ज्यादा है क्योंकि V में आई आर प्लस हो रहा है, तो आई आर इधर लेकर आगे तो V हमारे पास था E माइनस आई आर। इसका मतलब है टर्मिनल वोल्टेजेस ईएमएफ से कम होंगे, ये ईएमएफ में से माइनस हो रहा है आई आर। तो अगर टर्मिनल वोल्टेजेस यानी ईएमएफ मेरे पास 4 वोल्ट है तो मेरा V जो है वो 4 से कम होना चाहिए, तब जब मैं बैटरी यूज कर रहा हूं क्योंकि बैटरी इस्तेमाल हो रही है, तो ईएमएफ अगर 4 है तो E शुड बी लेस देन 4 एंड द आंसर इज 3.6 इज गुड आंसर, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। लॉजिकली मैंने आपको बता दिया व्हाई द आंसर इज करेक्ट। सो यू कैन सी के ऑप्शंस के अंदर 4.5, अगर ईएमएफ 4 है तो 4.5 कैसे वोल्टेज ज्यादा हो सकते हैं, गलत है। अगर 4 है तो 4 नहीं हो सकते, आईआर यानी वोल्टेज लॉस्ट होगा। 4 है तो इतना कम टू इतना भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। सो द ऑप्शन इज 3.6 जो कि इसमें नहीं है, तो इसका जो जवाब है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। हमने सही जवाब आपको कैलकुलेट करके बता दिया है और जवाब क्यों सही है उसकी मैंने आपको रीजन भी बता दिया। 72 यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस ऑफ वायर L है, कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, आपको याद होगा। और A को आप क्या लिख सकते हैं, पाई R स्क्वायर, R पे स्क्वायर है, R इज द रेडियस। ना वो कह रहा है लेंथ L है, डायमीटर D है, तो रेजिस्टेंस कितनी है R है, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है वो मैंने 4L कर दी है, और से देखिएगा लेंथ 4L है और डायमीटर मैंने ट्वाइस कर दिया, तो डायमीटर ट्वाइस करेंगे तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्या ख्याल है। और रेडियस अगर ट्वाइस होगा तो रेडियस पे तो स्क्वायर है, पाई R स्क्वायर, तो रेडियस पे स्क्वायर का मतलब है ये 4 टाइम्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन लेंथ भी तो 4 टाइम इंक्रीज कर दी है, तो 4 से 4 कैंसिल एंड द ऑप्शन इज आपके पास R। ये बात समझ में आई है कि R जो है वो हमारे पास है रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। इस वक्त रेजिस्टेंस कितनी है R। नाउ अब उसने क्या किया, R डैश जो है वो कह रहा है कि क्या है, रो लेंथ 4L हमारे पास हो गई, 4 टाइम इंक्रीज हो गई, डिवाइडेड बाय पाई, और जो डायमीटर है वो डबल हो गया, डायमीटर डबल तो रेडियस भी डबल, तो रेडियस कितना हो गया 2R पे स्क्वायर। तो ये हमने जब किया तो ये हमारे पास हो गया 4 रो L अपॉन ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो कितना हो जाएगा 4, पाई पहले से मौजूद है और R स्क्वायर भी पहले से मौजूद है, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो R डैश इज इक्वल टू ये रो L अपॉन पाई R स्क्वायर वो दोबारा R के बराबर आ गया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हीटर कॉइल रेटेड 1000 वॉट 200 वोल्ट पे, तो इसमें से पहले क्या निकाल लीजिए, आप R निकाल लीजिए पावर में से, P इज इक्वल टू किसके बराबर है, V स्क्वायर अपॉन R, तो R क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, V स्क्वायर 200 का स्क्वायर अपॉन P 1000, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 के साथ 4 जीरो लगा दें, डिवाइडेड बाय 1000, तो 3 जीरो से इसके 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास 40, राइट। तो 40 ओम हमारे पास आ गई इसकी रेजिस्टेंस। अब 110 वोल्ट से इसकी पावर निकाल लीजिए, फिर पावर उसी तरह निकाल लीजिए V स्क्वायर अपॉन R। अब 110 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 121 और 00, समझ में आ रही है।
11 स्क्वायर और 10 स्क्वायर, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 110 बनता है ना, तो 11 121 और 10 100, तो 121 और 00 इस तरह कर रहा हूं। उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 40 से। तो मेरा ख्याल है आप आसानी से कर सकते हैं। मैं करूं या ये ओके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस, मुझे भी यही लग रहा है, दिस इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। 74 व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच इट्स रेडियस बिकम हाफ, r अपॉन 2 का मतलब है रेडियस कम हो गया। मुझे बताओ क्या होगा, रेडियस कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेडियस हाफ हो रहा है तो रेडियस पे स्क्वायर है ना, तो कितने टाइम्स अब रेडियस कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ये बात तो समझ में आ रही है ना, बोर्ड पे मैं अभी भी आप देख सकते हैं, बोर्ड के ऊपर मैंने किया हुआ है। हाँ, बोर्ड पे देख रहे हो, बोर्ड के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो ये बना अभी तक लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या है, ये रेडियस हाफ हो गया तो r अपॉन 2 का स्क्वायर, तो नीचे 4 होगा जो सबसे ऊपर चला जाएगा 4, तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4 times। 4 टाइम। गुड, शाबाश। Which of the following does not obey Ohm's law? इसमें से कौन Ohm's law को ओबे नहीं करता? कॉपर करता है, एल्यूमिनियम करता है, डायोड करता है, नन कोई नहीं करता इनमें से, नहीं भाई सब करते हैं। तो ये बिल्कुल बेकार किस्म का क्वेश्चन जिसने भी बनाया है उसने बहुत ही जर्नल क्वेश्चन बनाया है। जर्नल क्वेश्चन का मतलब ये है कि डायोड जो है, डायोड का जो हम कर्व पढ़ेंगे, वो डायोड का कर्व जो है वो एक सर्टेन लिमिट तक तो उसको ओबे करता है ओह्म्स लॉ को, उसके बाद जो है वो ओह्म्स लॉ को ओबे नहीं करता। कब तक ओबे करता है, जब तक डायोड को जब हम कनेक्ट करते हैं जैसा फॉरवर्ड बायस के अंदर, तो उसका जो जंक्शन जो उसका जो क्या कहना चाहिए डिप्लीशन लेयर है, अगर सिलिकॉन का डायोड है तो डिप्लीशन लेयर 0.7 वोल्ट का होता है। तो जब तक 0.7 वोल्ट अचीव नहीं होते उस वक्त तक वो ओह्म लॉ को ओबे कर रहा होता है, और 0.7 वोल्ट अचीव करने के बाद उसके बाद वो ओह्म लॉ को ओबे नहीं करता। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई, डायोड करता भी है नहीं भी करता। सही है, कॉपर, अगर आप कॉपर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, उसकी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखेंगे तो वो करेगा, लेकिन अगर करंट गुजरेगा, बिजली की तार गर्म हो जाएगी तो कॉपर ओबे नहीं करेगा ना। सेम स्टोरी गोस फॉर द एल्यूमिनियम। तो मैं इस सवाल के ऊपर मजीद कुछ कमेंट नहीं करूंगा, हम आगे चलेंगे। द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन, रेजिस्टिविटी ना शेप पे डिपेंड करती है, ना एरिया पे डिपेंड करती है, ना लेंथ पे डिपेंड करती है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल। ओके, बैटरीज है, पता नहीं बैटरीज के बारे में से क्यों दे दिया हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट में, बैटरी इज नॉट टॉपिक हमारा। बैटरीज चार्ज इन मोटर कार which is based on, बैटरी जो हम चार्ज करते हैं किससे चार्ज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से? जी नहीं, केमिकल से। सी ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करंट गुजरता है उसमें से, सिंपल स्टोरी। 78 two copper wires are of the same length, one of them is twice as thick as the other, ये लिखा होगा। the resistance of the two wire are in the ratio, तो क्या रेशियो होगी? अब हम ये जानते हैं कि R जो है वो है हमारे पास रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं फिलहाल, पाई आर स्क्वायर। दोनों सेम वायर हैं, जिसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी तो सेम है। तो ज्यादा बेहतर ये कि मैं इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी बात करूं। तो रेजिस्टिविटी रो जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर अपॉन L, ये हमारे पास है। ठीक है, तो वो कह रहा है सेम मटेरियल है, रो हमारे पास हो गई, ये लेंथ भी दोनों की सेम है हमारे पास, यानी एक को ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और दूसरी को भी रो लिख के, और वो मैं लिख देता हूं R पाई आर स्क्वायर अपॉन L। तो L दोनों की लेंथ सेम है, थिकनेस का ताल्लुक किसके साथ है, रेडियस के साथ है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि अगर एक की जो थिकनेस है वो R है, रेडियस R है, तो दूसरे से ट्वाइस है तो कितना हो जाएगा, 2R कर लेता हूं। तो रो इज इक्वल टू R पाई आर स्क्वायर अपॉन L, इसको कर देता हूं रो इज इक्वल टू R पाई 2R होल स्क्वायर अपॉन L। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई। तो ये 2R स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर, राइट। तो इट शुड बी, जो 4 है इसको शुरू में लिख रहा हूं, 4 साथ में ये कैपिटल R फिर पाई फिर स्मॉल r स्क्वायर अपॉन L, राइट। अब जाहिर सी बात, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड रो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड रो, दोनों सेम है, तो दोनों की राइट हैंड साइड को कंपेयर कर लीजिए आपस में, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस का फर्क रखने के लिए एक को हम R1 कर लेते हैं और R1, और दूसरे को हम कर लेते हैं R2, ठीक है।
तो इसकी राइट हैंड साइड है मेरे पास R1 पाई R स्क्वायर अपॉन L, और इसकी राइट हैंड साइड है 4R2 पाई R स्क्वायर अपॉन L. L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल. नाउ यू कैन सी दिस इज 1R, 1 is equals to 4R2. तो 1:4 ये है हमारे पास, ठीक है, 1:4. ओके, ये क्वेश्चन ढूंढ निकाला था हमने. कह रहे द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स. किस फैक्ट पे डिपेंड करता है प्रिंसिपल कैपेसिटर का? पहला ऑप्शन दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटली इंक्रीज, V बढ़ाएंगे तो डिक्रीज चार्ज होगा. ऐसे थोड़ी होता है, Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. पहला गलत. पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो है वो कम होगा, चार्ज इंक्रीज होगा, गलत. पोटेंशियल बढ़ेगा और चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी गलत. पोटेंशियल कंडक्टर का कम होगा, यस, चार्ज को इफेक्ट किए बगैर, ठीक है ये बात. पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज ग्रेटली इंक्रीज, वोल्टेजेस बढ़ाएंगे विद एन इंक्रीज इन चार्ज ऑन इट. वो तो ठीक है कि जब हम वोल्टेजेस बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, ये बात समझ आ रही है. ई वाला बड़ा खतरनाक ऑप्शन है, ये जरा गौर से देखिए. पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज ग्रेटली इंक्रीज, वी इंक्रीज हो रहा है और क्यू भी इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है. लेकिन आपको मैंने कहा था कि बहुत जल्द चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा. तो हमें क्या करना था, हमें कुछ ऐसा करना था कि वोल्टेजेस या तो रुके रहें या वोल्टेजेस कम हो जाए लेकिन चार्ज बढ़े. ये मेरे अल्फाज याद है आप लोगों को? तो अब देखिए डी को, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज ग्रेटली रिड्यूस विदाउट इफेक्टिंग द चार्ज ऑन इट. यस, सो दिस इज द ऑप्शन डी. 16, ए करंट ऑफ 4.4 एम्पियर. ये मैंने आपको करवाया हुआ है क्लास, लेकिन मैंने वो कराया था 1 एम्पियर करंट था, 1 सेकंड में जा रहा था. तो मैंने आपसे कहा था कि कितना करंट होगा या चार्ज कितना होगा, याद है आपको? बुक की एग्जाम्पल थी ना हमारे पास 13 चैप्टर में, 13 पॉइंट मेरा ख्याल है शायद 5 थी, जहां तक मेरी मेमोरी काम कर रही है. जहां आखिर में 1/1.6 एक्सपोनेंट -19 को मैंने कहा था सॉल्व करो और मुझे बताओ. तो मैं आज उसने दिया 4.4 एम्पियर जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे 1 सेकंड में. तो वही बात है, 4.4 एम्पियर 1 सेकंड से. सबसे पहले तो तुम चार्ज कैलकुलेट कर लो. तो Q क्या होता है, I मल्टीप्लाई बाय T. T इज 1, I 4.4, तो Q आ गया 4.4 कूलम. अब 4.4 कूलम में चार्ज कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन. तो हम किससे डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से. वो उसने खुद दिया हुआ है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना है, इतना है. तो आप 4.4 को 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड कीजिए. सर ऑप्शन बी. गुड भाई, शाबाश. अब बाकी लोग जो नहीं कर सके, क्या मैं इसको सॉल्व करके बताऊं, यस या नो? तो नंबर ऑफ चार्जेस हमने मालूम करने हैं. हम 4.4 को डिवाइड कर रहे हैं 1.6 एक्सपोनेंट -19. ठीक हो गया, यहां तक तो हम पहुंच गए थे. एक्सपोनेंट -19 को ऊपर लेके चले जाइए तो 4.4 अपॉन 1.6, ये एक्सपोनेंट प्लस का 19 हो गया. अब इसको छेड़ना नहीं है, ठीक है. एक तो बात की होगी हमारे पास. अब 4.4 को 16 से करना है. यहां भी 2 डिजिट के दरमियान पॉइंट है, यहां भी 2 डिजिट के दरमियान पॉइंट है. तो पॉइंट से पॉइंट को खत्म कर दो. तो हमारे पास आ गया 44/16. क्या करें, पहले तो किसी टेबल से करके देखोगे कौन से टेबल से ये जा रहा है. तो 4 4 16 और 4 11 का मेरा ख्याल है, ठीक है. उसके बाद आप मुझे बताओ 11 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 2 8 हो गया मेरे पास, और 11 में से 8 आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. अब ये 4 है, 3 नहीं हो सकता, तो पॉइंट लगा के 0. तो एक तो ये 2 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आ रहा है. 2 पॉइंट में है, 2 के बाद पॉइंट है और एक्सपोनेंट कितना है 19. तो अगर मैं आगे करने के बजाय सिर्फ 2 पॉइंट और एक्सपोनेंट 19 को देखूं, तो बताओ अगर मैं सिर्फ 2 पॉइंट को देखूं और एक्सपोनेंट 19 को देखूं तो ऑप्शन बी है 2.75. एग्जैक्टली 2.75. मेरे को ये भी 2.75 है, बट दिस इज एक्सपोनेंट 15. तो मैं यहां से अपने जवाब पे पहुंच चुका हूं, ठीक है. और मजीद अगर आप करना चाहें तो फिर आप कर लीजिए. तो 4 7 से कितना होता है 28. तो 2.7 पे जा रहा है, तो मेरा ख्याल है आप लोग कर सकते हैं. 17. इलेक्ट्रिक केटल है, पावर कितनी है 500 वॉट है, ठीक है. और पानी को 5 मिनट में वो क्या कर रहा है, बॉइल कर रहा है. बॉइल का मतलब है टेम्परेचर 100 है, ओके. 5 मिनट में इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर ले, मल्टीप्लाई बाय 60 करके, तो 300 हो जाएंगे. द हीट इज जनरेटेड फॉर द बॉइलिंग ऑफ दिस. अब हीट कितनी जनरेट होगी, हीट इज द एनर्जी. तो पावर से एनर्जी का फॉर्मूला, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, याद है ना, वर्क अपॉन टाइम. तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो वर्क क्या होती है, एनर्जी.
Sir, P is equals to WT का form. हाँ, P इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय T, बिल्कुल सही है। W कितना है? 500 है, बिल्कुल सही कह रही हो, और T है 300। तो 1500 को 3 से किया तो कितना हो जाएगा? 15 दिया 45, और उसके साथ आपने लगाया 2 जीरो ये और 2 जीरो ये 4। ऑप्शन ए को तो बोल रही हो बेटा? Yes, sir. बिल्कुल ठीक है, गुड, बिल्कुल सही है। An electron is situated midway between two parallel plates 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है, डी। वन ऑफ द प्लेट इज मेंटेन एट अ पोटेंशियल 60 वोल्ट। जो वोल्टेज है वो कितना है? 60 वोल्ट है प्लेट का, अबव द अदर, दूसरे से। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो एक 60 है तो दूसरा 0 मान लो, दूसरे का पोटेंशियल 0, तो 60 का डिफरेंस आ गया। द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन में कितनी फोर्स होगी? ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है। सो आई कैन गिव यू 30 सेकेंड, हरी अप। देखिए, एक हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू E इंटू डी, राइट? हमारे पास V भी है, हमारे पास D भी है। तो V को हम D से डिवाइड करके क्या कैलकुलेट कर लेंगे? E। ऑल्सो हम ये बात भी जानते हैं कि E किसके बराबर होता है? F अपॉन Q के। तो हमें चूंकि F चाहिए तो F किसके बराबर होगा? E Q किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा, राइट? तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये E की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो उसको Q से मल्टीप्लाई करेंगे और E जो भी निकलेगा वो आप याद रखिएगा। Q हम जानते हैं कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है तो उसको स्मॉल e लिख दो, राइट? तो ये वैल्यू हमने दी हुई है उसने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू विल गेट इज f। तो सबसे पहले ये निकालो, उसको e से मल्टीप्लाई करो, f आ जाएगा। 60 को डिवाइड कीजिए, 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। बी केयरफुल, अदरवाइज गलती का इम्कान है। तो इट विल बी 5 एक्सपोनेंट -3, ये मीटर में हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट -3। तो 60 को 5 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? 12, तो 12 एक्सपोनेंट 3। Sir, option A. ऑप्शन ए, ओके। देखिए, V मेरे पास जो है वो कितना है? 60, और D जो है वो मेरे पास है 0.5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया? 60 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 5, तो एक्सपोनेंट कितना होगा? -1। पॉइंट उधर लेकर गया, और सेंटी का मतलब वैसे ही -2 होता है, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3, राइट? तो इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्सपोनेंट +3, और 5 1 5 एंड 5 12, तो ये 12 एक्सपोनेंट 3। ये हमारे पास आ गया E, यहां पे रखो E की जगह पे। तो हमारे पास है 12 एक्सपोनेंट 3 और 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो ये -19 और +3, ये तो हो जाएगा आपके पास एक्सपोनेंट 19 में से 3 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? -16। उसके बाद 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1.6, अगर कोई इशू नहीं है 12 को 1.6 से मल्टीप्लाई करने में। 6 2 12, 6 1 6, 2 and 1, तो 2 8 1। तो पॉइंट, जाहिर सी बात है यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो 8 डिजिट के बाद लगाएं, तो दिस इज 18.2। तो अब देख लीजिए एक्सपोनेंट किसके अंदर दिया हुआ है? 15 में। तो पॉइंट पे एक डिजिट इधर ले आते हैं, तो 1.82 एक्सपोनेंट -15, तो 1.8 1.9, इट इज ऑप्शन ए। जी क्लास, दो कैपेसिटर हैं C1 C2 सीरीज में लगाए हुए हैं। मालूम क्या करना है? टोटल कैपेसिटेंस। तो ये वोल्टेजेस जो है ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो आप निकाल लीजिए। सीरीज में कैसे निकालते हैं हम लोग? C1 मल्टीप्लाई बाय C2 अपॉन C1 प्लस C2, याद है ना? शॉर्ट फॉर्मूला हमने बना दिया था, C1 मल्टीप्लाई बाय C2। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें C1 C2 को, तो 6 3 से कितना हो जाएगा? 18, और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, 2 माइक्रोफेरेड। सर, जो सबसे छोटा कैपेसिटर होता है उससे भी छोटा आंसर होता है ना? यस, वेरी गुड। ये भी तरीका बिल्कुल ठीक है। आपने जो गेस किया ना कि 3 है तो उससे भी छोटा होना चाहिए था, 2 है डायरेक्टली और सारे से बड़े, बिल्कुल ठीक बात है। वेरी गुड टेक्निक, बिल्कुल सही है। 38, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिक्रीज बाय 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी 10 जूल कम हुई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, ये समझ। तो जो एनर्जी आपको मिली है वो कितनी मिली है? 10 जूल। एनर्जी बेसिकली हम तो वर्क से रिलेटेड है, ओके? तो आप इसको वर्क समझिएगा। तो W की वैल्यू कितनी होगी? 10 जूल। W एट ए पोटेंशियल 100 to 200, 100 से 200 पोटेंशियल पे क्या, तो डिफरेंस कितना आया? 100 का आया। 200 minus 100 is 100, okay? So V is 100 and W is 10। तो चार्ज बताइए, चार्ज क्या होगा जी? वोल्टेजेस का फॉर्मूला किसी को याद हो? V is equals to W upon Q। ये क्लास Q किसके बराबर हो जाएगा?
W डिवाइडेड बाय V। W आपके पास कितना है 10 जी। 10/100 कितना होता है 1/10। 1/10 कितना होता है, नीचे 10 को ऊपर लेके चले जाओ, 10 की पावर -1 होता है ना। क्लास इतनी देर क्यों लग रही है आपको? ये रहा 10⁻⁻1 कूलम। 100 वोल्ट बल्ब है, ऑपरेटेड बाय 240 वोल्ट। ये पावर है, ये वोल्टेजेस है, करंट बता रहे हैं। P किसके इक्वल होता है? V मल्टीप्लाई बाय I के। तो अब मुझे बताओ I किसके इक्वल हो जाएगा? तो 100/240 करना है, तो 10/24। I इज इक्वल टू P/V। तो I इज इक्वल टू पावर है मेरे पास 100, वोल्टेज है 240, 0 से 0 तो लेके जाओ मेरे, तो 2 5 एंड 2 12 सही है। तो ये हमारे पास आ गया 5/12। अगर मैं इसको भी डिवाइड करके देखता हूं तो मुझे पहले 0.0 लगाना पड़ेगा, तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। 2 हमारे पास आ जाएगा, फिर 0 है तो 12 1 12 देन 8। तो ये मेरे पास आ रहा है 0.41 करके। ये बल्ब हैविंग रेजिस्टेंस R की वैल्यू उसने आपको दी हुई है 150, और जो वोल्टेजेस है वो ये हैं। ओम्स लॉ लगाइए, तो इसका मतलब ये कि आपको क्या मालूम करना है, I मालूम करना है। तो I किसके इक्वल हो जाएगा? V डिवाइडेड बाय R। सबने कर लिया ऑप्शन ए, बस ठीक है, ऑप्शन ए डन जी जनाब। नंबर 24। अब बताएं इसको कैसे करेंगे। जनरेटर है, EMF उसके हमारे पास दिए हुए हैं 80 और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4, टर्मिनल वोल्टेजेस भी नहीं है। करंट बताइए। तो हमने आपको याद होगा फॉर्मूला ऐसे पढ़ा था कि E जो है वो इज इक्वल है हमारे पास V और माइनस हमारे पास था I इंटू R। ये था हमारे पास फॉर्मूला। ऐसे बनेगा हमारे पास कि आप E में से माइनस करोगे V को, तो दैट इज इक्वल टू IR। 80 - 75 दैट इज ओनली 5 एंड डिवाइडेड बाय 0.04। ये मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया हुआ है, सॉल्व करो। F मालूम करना है, 5 kg दोनों का जो है वो मास है और 0.33 के डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। 33 का स्क्वायर कैसे निकालना है कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। 0.33 को आप 33 समझिएगा प्लीज। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। So F is equal to 6.673 एक्सपोनेंट -11। तो दोनों मैसेज 5 हैं तो 5 स्क्वायर, और डिस्टेंस है 0.33, उसके ऊपर आप स्क्वायर अप्लाई करें। तो ये जो न्यूमरेटर है 6.673 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन, इसको तुम ऐसे समझ लो 33 10⁻⁻2 पे होल स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर जब 33 पे अप्लाई करेंगे तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो 3 इस तरह लाइनें लगा लें। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कितना है 9, और उसके बाद कुछ कैरी नहीं आ रहा तो यहाँ पे 0 ही लगाएं कैरी का, और इसका स्क्वायर कितना है 9, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। उसके बाद इन तीनों को मैंने कहा था मल्टीप्लाई करना है। 3 3 से 9, 9 2 से 18, तो 18 का 8 इधर और 1 इधर, तो 9 8 और 9 और 1 10, तो 1089। F is equal to 1089 और 10 to पावर कितना हो जाएगा -4। तो ये -4 है और ऊपर है 6.673 एक्सपोनेंट -11 into 25। तो ये -4 से तो ये तो कैंसिल करें, 7 आएगा। 7 ओके 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 7 -7 कोई इशू नहीं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मैं -3 कर लेता हूँ, अगर -8 करना है इसको -3 कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने 8 करना है तो ये पॉइंट मैं यहां पर समझूंगा, तो इसको 108.9 को मैं 109 ले लूंगा, 109, और ये 25 है और 6.673 है। तो मेरे पास अब जो चीज बची है वो ये बचा है, तो F इज इक्वल टू 6.673 इंटू 25 अपॉन 109 एक्सपोनेंट, मेरे पास क्या बच गया -8। सर ऑप्शन ई, ऑप्शन ई 37 का ई, वेरी गुड। नंबर 19, 2 कैपेसिटर दिए हुए हैं, वैल्यूज दिए हैं, सीरीज में लगे हुए नजर आ रहा है, 180 की सप्लाई है, ये भी नजर आ रहा है हमें। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? याद है हमें, सीरीज में वोल्टेजेस डिवाइड हो जाते हैं। तो आप देखिए वो दोनों कौन सी कॉम्बिनेशन है इसमें जिनका आंसर 180 आ रहा है। तो 25 25 50 होते हैं, ये तो नहीं बन सकता। 30 65 ये भी 180 नहीं बन सकता। 96 और 68 ये भी 180 नहीं बन रहा मेरे हिसाब से। तो 120 एंड 60
तो 120 में आप 60 डालें तो 180 बनता है, बिल्कुल ठीक है, ये बन रहा है ऑप्शन बी। ए जो है वो 98 और 32 है, ये भी 180 नहीं बनता। सो क्लियरली द सम द ऑप्शन द आंसर इज ऑप्शन बी विदाउट एनी कैलकुलेशन। हम मतलब इस सिंपल टेक्निक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी ओपन सर्किट में, ये ईएमएफ है 2.2 है, और जब हमने इसको रेजिस्टेंस 5, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ये हमने कल भी किया ये क्वेश्चन, यही वैल्यूज थी, और 1.8 पे फॉल करके इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, ये मेरा ख्याल हमने कल किया हुआ है जी क्लास। पार्टिकल कैरिंग चार्ज 2e, Q की वैल्यू आपको दी हुई इसने 2e, और पोटेंशियल डिफरेंस वो कह रहा है 3.0 वोल्ट है, और आपसे वो कह रहा है कि जनाब एनर्जी कितनी एक्वायर्ड करेगा, एनर्जी, तो एनर्जी हमारे पास क्या होता है W, तो वोल्टेज का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि वोल्टेज इज W अपॉन Q, राइट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मालूम करनी है एनर्जी, तो हमें क्या मालूम करना है, वर्क मालूम करना है, वर्क इज योर एनर्जी, तो आप V को Q से मल्टीप्लाई कर दें। चलें जनाब, V कितना आपके पास 3 और Q कितना है 2e, तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है हमारे पास 1.6 एक्सपोनेंट कितना होता है -19, 10⁻⁻19। सर ऑप्शन ए है इसका। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने? बस ठीक है, फिर मैं मजीद इसी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा। वेरी गुड। 0.75 एम्पियर करंट है, और बैटरी के वोल्टेजेस 1.5 है, ठीक है। लेंथ ऑफ द वायर 5 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी हमें मालूम करनी है क्लास, तो R मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड बाय L, यही होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया में दिया हमें दिया हुआ है कितना है हमारे पास, ये रहा, लेंथ हमें दी हुई है ये रही 5 मीटर, तो R हमारे पास नहीं है क्लास, बट वी कैन फाइंड R कैसे मालूम करेंगे, क्योंकि हमें V दिया हुआ है और A दिया हुआ है। तो मुझे बताओ क्या मैं V इज इक्वल टू IR से नहीं निकाल सकता मैं R, तो R किसके बराबर हो जाएगा, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.75, ये तो आ गया आपके पास R। चाहे तो ये डायरेक्ट वैल्यू उठा के R की यहां भी रख सकते हैं, ये साथ में A है और साथ में L है। सर ऑप्शन ई 18 का E, एक्सेलेंट आंसर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन इट्स प्लेट, प्लेट के दरमियान एयर मौजूद है, ख्याल कीजिएगा, ठीक है। और कैपेसिटेंस जो है C वह 2 एक्सपोनेंट -6 फैरेड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द कैपेसिटर इज फिटेड या फील्ड होगा विद ए डाइलेक्ट्रिक हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 3। जी बताइए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें 3 लगा दिया, क्या होगा? मेरा ख्याल है बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, याद है आपको? अब आपको मुझे बता सकता है जवाब? फ्री स्पेस की कैपेसिटेंस उसने कितनी दी है 2 एक्सपोनेंट -6, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया 3, 2 3 से कितना हो गया 6, 6 एक्सपोनेंट -6। क्लास आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखो हमने कल पढ़ा था कैपेसिटेंस C A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T, सही है, किसके लिए? फॉर एयर या वैक्यूम के लिए, और फॉर डाइलेक्ट्रिक उसको मैंने CD लिखा था, वो थी A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। ये सारी चीज तो हुई है हमारे पास के ऊपर लिखी हुई है, तो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन R। अब ये उसने आपको दिया हुआ है, मेरा ख्याल है 2 दिया हुआ है या 3 दिया हुआ है, 3 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाई बाय ये शायद 2 दिया हुआ है, तो कितना हो गया मेरे पास 6 एक्सपोनेंट -6 25। An electron is situated midway between two parallel plates 0.5 सेंटीमीटर apart। तो D जो है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। D हमें दिया हुआ है और एक प्लेट का पोटेंशियल 60 वोल्ट है, तो दूसरी का कितना होगा? मेरा ख्याल है ये भी आप में से किसी ने करके बताया था, ये वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, E निकालोगे V डिवाइडेड बाय D करके, जब E आ जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन के लिए, अब देखें उसमें उसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज भी दिया था, वो जो क्वेश्चन हमने किया था यहाँ इलेक्ट्रॉन उसने लिखा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसने कहीं नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन के लिए सेम क्वेश्चन है, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद होना चाहिए।
सो ये भी कुछ बातें हैं कि कुछ कांस्टेंट कभी वो दे देता है, कुछ कांस्टेंट कभी वो नहीं देता। तो जो चीजें बाकायदा कांस्टेंट नंबर है उनको मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको याद रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अच्छा जी, कंसीडर ए सीरीज सर्किट 26 पर डाउन शोन इन द फिगर बिलो R1 R2 ये लिया हुआ है R1 R2, ठीक है। R20 एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 100। व्हाट इज द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। देखो अब इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर करंट के फ्लो का एक रास्ता है तो वो आपस में कैसे लगे हुए, सीरीज में लगे हुए हैं। तो मुझे बताइए क्या करंट के फ्लो का एक रास्ता है? जी हाँ। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है? सिंपल सम होता है। तो 20 और 30 का सम करो कितना हो जाएगा? 50। तो R की वैल्यू होगी 50। V आपको दिया तो करंट मालूम करना। आप बताओ मेरे बच्चों क्या मसला है तुम लोगों के लिए? यस, V है 100 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ रहा है? 2। ये देखो ना V कितना है हमारे पास? 100। और ये जो R इक्विवेलेंट के लिए वो कितनी निकली? 20 और 30 50। आसान क्वेश्चन है ना। सिर्फ डायग्राम में उसने क्या किया, एक रेजिस्टर को यहां उठा के नीचे ले आया। आमतौर पर होता है कि ये जो हमारे पास लगी होती है बैटरी वो नीचे होती है और रेजिस्टर दोनों आमने सामने यहां लगाए होते हैं। लेकिन उसने नीचे कर दिया, उसने कहा मैं कंफ्यूज कर दूंगा। लेकिन उसे क्या पता कि तुम लोग सब इंटेलिजेंट हो, तुम लोग कंफ्यूज थोड़ी होने वाले हो। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि क्वेश्चन कितने सिंपल भी होते हैं। ये और ये देख लें, ठीक है। पढ़ें इस क्वेश्चन को, ये जो 62 लिखा हुआ है और इसका जवाब दें। कैपेसिटर हैज अ चार्ज Q on it whereas B is uncharged। ये B अनचार्ज है। When the switch is on, जब से इस स्विच को मिला देते हैं हम लोग आपस में। अभी ये स्विच ऑफ था, ठीक है, स्विच ऑफ था तो यहां पे चार्ज कितना था हमारे पास? Q। और जैसे स्विच मिलाया तो चार्ज यहां से यहां पर भी आएगा। द चार्ज अपीयर्स ऑन B। जो B पर चार्ज है वो कितना होगा? देखो क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर A, ये A लिखा हुआ है जहां पे मैं कर रहा हूं ना, A है। जरा बड़ा मिस प्रिंट सा हुआ है ना। A कैपेसिटर है, इस प्लेट के ऊपर आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, इस प्लेट पे नेगेटिव है। ये एक कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर को मैंने B से कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? वो कह रहा है Q है। अब जैसे ही, और ये कैपेसिटर बिल्कुल अनचार्ज है, जैसे ही हम इस स्विच को मिलाएंगे, ठीक है, तो चार्ज यहां से यहां जाएगा। पहला सवाल तो ये, अगर तो चार्ज यहां से यहां नहीं जाएगा तो जो लोग कह रहे हैं जीरो, वो इसलिए कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं चार्ज यहां से यहां पर नहीं जाएगा। सही है, बात समझ में आ गई। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि जब हमने इसको कनेक्ट किया इस स्विच को और चार्ज यहां से यहां गया तो चार्ज कितना होगा? ये सवाल है। किस पे? B पर। B कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं ये दोनों कैपेसिटर आपस में कैसे कनेक्टेड है? ये दोनों कैसे कनेक्टेड है आपस में? सीरीज में है या पैरेलल में है? बिल्कुल ठीक है, जिसने सीरीज बोला है बिल्कुल सही बोला है। तो सीरीज में चार्ज क्या हो जाता है? सेम रहता है। ये है हमारे पास पॉजिटिव प्लेट, ये हमारे पास है नेगेटिव प्लेट। ये स्विच है, ये हमने एक और कैपेसिटर लगा दिया जिसमें कोई चार्ज नहीं है। जैसे हम इस स्विच को मिलाएंगे तो चार्ज फ्लो करके इस कैपेसिटर के ऊपर आएगा, राइट। सीरीज में टोटल चार्ज सेम रहता है। अगर यहां पर चार्ज है मेरे पास Q, तो इसी Q का कुछ अमाउंट यहां जाएगा। मतलब अगर ये हो जाएगा, फर्स्ट करो, अगर आधा चार्ज इधर चला जाता है तो अगर ये Q/Q है तो ये भी Q/Q होगा, तो बराबर किसके आ जाएंगे? Q के, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन क्योंकि ये यहां से जो कनेक्टेड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इट शुड बी -Q/2। क्या चार्ज फ्लो करेगा? यस, चार्ज फ्लो करेगा। जीरो वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा, ओके जी। तो सेम चार्ज रहेगा। तो ये नहीं कह सकते कि अगर इसका चार्ज आपके पास Q है तो इसका चार्ज भी कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो Q + Q कितना हो जाएगा? वो तो फिर 2Q हो जाएगा। तो 2Q नहीं होगा। तो चूंकि टोटल चार्ज Q होगा, लिहाजा इसका आंसर क्या होना चाहिए? Q/2। तो जो इसका चार्ज है वो हमारे पास हाफ हो जाएगा। Q/2 तो टोटल चार्ज रिमेन्स द सेम। ये है हमारे पास, ये क्वेश्चन है। देखो नाम अलग अलग करके दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बट आई बिलीव हमें क्वेश्चन का सेंस पकड़ना है, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन का सेंस पकड़ते हैं और फिर इसको आप बताइएगा सॉल्व करके क्या होता है। देखें, चार्ज ऑन यूरेनियम न्यूक्लियस, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उसमें चार्ज है 1.5 एक्सपोनेंट -17। तो ये एक चार्ज ले लो, Q1 ले लो इसको, ठीक है। एक चार्ज कितना हो गया? ये हो गया Q1। एंड द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल चार्ज Q2 ले लो, वो है 3.2 एक्सपोनेंट -19 मेरा ख्याल है।
-19 कूलम, यस ऐसे होगा। 1.3 और 3.2 -19 है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन यूरेनियम न्यूक्लियस चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना है? 1 एक्सपोनेंट -13 मीटर है, मेरा ख्याल है -13 है अगर मैं गलती नहीं कर रहा। ओके, तो -13 मीटर से ही ले लो। हाँ, इसे जो सॉल्व किया उससे -13 लिखा हुआ है। देखो Q1 ले लो, आपके पास 1.5 एक्सपोनेंट -17 कूलम। अब इससे मैं परेशान होने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ सॉल्व करना चाह रहे हैं। और Q2 जो है वो है 3.2 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है 0.0 एक्सपोनेंट -13 मीटर। तो F का फॉर्मूला लगाओ, 9 एक्सपोनेंट 9 और 1.5 एक्सपोनेंट -17, 3.2 एक्सपोनेंट -19 और 1 एक्सपोनेंट -13 का होल स्क्वायर। तो मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान सी बात है। एक्सपोनेंट 19 और -19 तो -10 हो जाएगा, -10 और -17 -27। तो ये तो हो गया -27। तो मैं आप लोगों से कि 9 प्लस का है और 19 माइनस का, तो ये हो गया -10। तो -10 और -17 -27, ये तो न्यूमरेटर में आ गया। तो न्यूमरेटर में आ गया -27, बाकी न्यूमरेटर में है 9 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है, मल्टीप्लाई है 3.2 और डिनोमिनेटर में ये कितना हो जाएगा? एक्सपोनेंट -26, 27 और 26, तो ये -1 रहेगा मेरे पास, यानी यहां पे एक्सपोनेंट -1 रहेगा। अब आपने सिर्फ 9 और 1.5 और 3.2 को मल्टीप्लाई करना है। मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। तो 9 को 1.5 से अगर आप करें तो कितना बनेगा आपके पास? तो 9 3 27, 27 का हाफ अगर मैं कर लूं तो वो बन जाता है 13.5, तो ये 13.5 बन रहा है। 13.5 को अगर मैं 3.2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 13.5 को 3.2 से, ठीक है, पॉइंट को छोड़ के बात करो तो 2 5 10, 2 3 6 और 1 7 2 और 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 3 1 3 और 1 4, तो 0 और 7 3 10 और 2 12 और 3 and 4, तो ये हो जाएगा 4 3 2 0, राइट, पॉइंट 1 2 1 2, तो 43.20 10 is power -1, इसको और इधर ले आओ 4.3, ठीक है, समझ में आ गया 4.3। अच्छा जी, 28 1000 watt of the electric power are transmitted to a device by means of the two wire, each of which has a resistance of 2 ohm. If the resulting potential difference across the device is 100 volts, the potential difference across the source supplying the power is, source जो power supply कर रहा है वो कितनी होगी? जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके जरिए तो हम इसके जवाब पे पहुंच सकते हैं कि अगर यहाँ वोल्टेज है मेरे पास कितने 100, ये 100 है, तो सोर्स के वोल्टेजेस 100 से ज्यादा होने चाहिए, राइट, क्योंकि सोर्स के ज्यादा होंगे और वोल्टेजेस हमेशा जो टर्मिनल वोल्टेजेस है हमेशा कम होंगे। तो ये अगर 100 है तो ये 100 से ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। अब 100 से ज्यादा के ऑप्शन में जो देख रहा हूं वो मेरे पास दो हैं, एक 140 लिखा हुआ और एक 500 लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेजेस मेरे पास 100 हैं तो सोर्स किसी भी सूरत में 500 तो नहीं हो सकता कि 500 में से, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो खासी कम होती है, तो इतनी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन जो है, जो लॉजिकल ऑप्शन है वो तो हमारे पास 140 है, और जो कि ऑप्शन डी बन रहा है। इसको मैंने डीबग कर लिया इस क्वेश्चन को 28। सो मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास जो सोर्स है उसकी पावर 1000 वॉट है और उसको हमने जिस चीज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, कोई बल्ब कोई भी चीज हो सकती है। ये जो वायर है इनकी रेजिस्टेंस हमारे पास वो कह रहा है 2 ओम है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस है मेरे पास वो मेरे पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगी 4 ओम। ये वायर से जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हम वोल्टेजेस कहते हैं या टर्मिनल वोल्टेजेस कहते हैं, वो कितना है 100 वोल्ट है हमारे पास। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स, सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि हमें ईएमएफ मालूम करना है कि ईएमएफ कितना है, राइट। तो हमने इसको, मैंने आपको बताया था कि जो ईएमएफ का फॉर्मूला है हमारे पास, वो हमारे पास है V + IR, याद है, या जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि जो V है वो E - IR है। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की जबान में लिखते हैं तो E - IR लिखते हैं, ईएमएफ निकालना है तो -IR को इक्वेशन की तरफ लेना है। तो E = EMF कैलकुलेट करना है, V हमें दिया हुआ है 100, ठीक है। I इसके अंदर हमारे पास नहीं है, ओके।
और साथ में हमारे पास है ये आर बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये सोर्स से जो दो तारे जा रही है उसकी रेजिस्टेंस में काउंट की है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैं इंटरनल रेजिस्टेंस मान रहा हूं 4, राइट, क्योंकि सोर्स की जो दो तारे हैं उससे वो कह रहे हैं। अच्छा, अब सिर्फ सवाल रह गया आई का कि आई क्या होना चाहिए। तो पावर का जो फॉर्मूला है मेरे पास वो है वी आई। तो यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालता हूं तो आई मेरे पास कितना हो जाएगा, P अपॉन V हो जाएगा। तो P मेरे पास, P जो है वो मेरे पास है 1000 और V जो है वो मेरे पास है कितना 100। सो E इज इक्वल टू 100 प्लस 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए। सो इट इज 10 into 4, सो दिस इज 100 प्लस 10 into 4 40। सो EMF हमारे पास कितना आ गया 140। ये देखिए 1000 वॉट पावर है आर ट्रांसमिटेड टू ए डिवाइस बाय मींस ऑफ 2 वायर। तो ये 1000 वॉट जो है ना ये इलेक्ट्रिक पावर सोर्स दे रहा है, ठीक है, और उन वायर की रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो इसलिए मैंने इसको 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया सोर्स की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइस का, यानी जो एक्सटर्नल लोड कनेक्ट किया हुआ है उसका 100 वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस या हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो मेरा ख्याल है क्लियर होगा 140, लेकिन मैंने कल इसको लॉजिकल आपको करवा दिया था कि लॉजिक के तरीके से हम इसको करने जा रहे हैं। 60 वोल्ट बल्ब है, पावर उसकी 60 है और वोल्टेज 240 है। तो करंट वही P इक्वल टू VI का फार्मूला लगाइए, ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिए। आई आपके पास कितना हो जाएगा, तो 60 को डिवाइड कर दीजिए 240 से, सो आपको यहां से जो भी आंसर है वो इसमें से मिल जाएगा, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाय 240, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 1 6 एंड 6 4 24, 1/4 0.25, यही ऑप्शन बी। ये रहा, जनरेटर प्रोड्यूस कर रहा है 100 किलो वॉट की पावर और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 किलो वॉट है। सही है, V भी दिया हुआ है और P भी दिया हुआ है, तो यहां से आपके पास I आ जाएगा। द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू केबल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम, जिन तारों के जरिए पावर जा रही है उनकी रेजिस्टेंस 5 ओम है, ये R है हमारे पास। हाउ मच पावर इज डेसिपेटेड इन द केबल, अगर आपको थ्योरी याद हो तो पावर डेसिपेटेड, जो पावर जाया हो जाती है, खर्च हो जाती है, उसको हम कैसे निकालते हैं, I स्क्वायर R से या V स्क्वायर अपॉन R से। तो बहुत आसान है आपके लिए, आप P और V से I निकालिए, उस I पे स्क्वायर करके 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। किलो को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेजेस है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी किलो लिखा हुआ है। तो अगर मैं 100 डिवाइडेड बाय 10 करता हूं, बेटा ये कितना आ रहा है, 100 अपॉन 10 कितना आ रहा है, ये 10 आपके पास क्या आ चुका है, I आ चुका है। I स्क्वायर करना है, I स्क्वायर, तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो I स्क्वायर R करना है ना, तो 100 और फिर उस I स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा 500। दिस इज योर ऑप्शन। मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो चुका है। ये काइनेटिक एनर्जी का है, ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, मेरा ख्याल है आप इसको करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। मैथ दिया हुआ हमारे पास उसने न्यूट्रॉन का, जिस डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है 12 मीटर वो समय दिया हुआ है और टाइम इंटरवल उसने दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। एज्यूमिंग स्पीड कांस्टेंट है, जब स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस 12, टाइम इज 3.6 एक्सपोनेंट -4 सेकंड। यहां से आ जाएगी स्पीड या वेलोसिटी आ जाएगी। तो उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ m दिया हुआ है, v आप निकाल चुके हैं, बड़ी आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये आप कर सकते हैं क्योंकि इस किस्म ये क्वेश्चन जो है ये हमारे चैप्टर नंबर, आप कहेंगे कि ये तो फर्स्ट ईयर का है लेकिन ये चैप्टर नंबर 12 में भी आ जाता है, इसी वजह से मैं आपको यहां करवाना चाह रहा हूं। देखिए जो मैथ्स है मेरे पास 1.7 एक्सपोनेंट -27, तो डिस्टेंस उसने दिया हुआ है, ट्रैवल कर रहा है 12 मीटर, 12 मीटर। ये यूनिट अच्छी तरीके से देखते रहिए, इनमें गड़बड़ ना हो। टाइम इज 3.6 एक्सपोनेंट -4 सेकंड। सो काइनेटिक एनर्जी जब आप मालूम करेंगे तो उसका फॉर्मूला है हाफ mv²। तो हाफ m और जो v है, अच्छा m की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो वो है 1.7 एक्सपोनेंट -27, और अगर मुझे v लिखना है तो v को मैं लिख सकता हूं क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। और डिस्टेंस ऑफ टाइम तो मेरे पास गिवन है और उस पे स्क्वायर पे अप्लाई करूंगा, क्योंकि v के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो v की जगह पे क्या लिख दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है 12 और टाइम मेरे पास कितना है 3.6 एक्सपोनेंट -4। तो कैलकुलेशन मेरा ख्याल अब तक आपकी बॉडी स्ट्रांग हो चुकी है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। 1/2 into 1.7 एक्सपोनेंट -27 into, अब इसको आप लिख लें 12 अपॉन, ये 3.6 है ना, पॉइंट को राइट पे ले जाओ, राइट पे, तो पावर माइनस में इंक्रीज होगी 36 एक्सपोनेंट -5 होल स्क्वायर।
तो 12 1 जा एंड 12 3 जा, सही है, 36 होता है। दिस इज 1/3। ये 10 की पावर -5 ऊपर जाके +5 हो जाएगा और पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। तो मेरे पास ये कुछ इस किस्म की बात बन रही है काइनेटिक एनर्जी की, दिस इज 1/2 1.7 एक्सपोनेंट -27 into 10⁻10/9, ठीक है। 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये 10 की पावर -5 ऊपर जाएगा तो +5 हो जाएगा, तो 5 टू 10, 10 की पावर -27 और 10 की पावर 10, तो ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है, +10 और -27, ये मेरे पास हो जाएगा। तो दिस बिकम, और ये 2 9 का कितना बन जाएगा 18, तो ऊपर है 1.7, नीचे है मेरे पास 18, और यहां पर है मेरे पास है एक्सपोनेंट -17। तो सबसे पहले जवाब में एक्सपोनेंट देख लें। जवाब में एक्सपोनेंट है -19, तो मुझे इसको क्या करना चाहिए, इसको पॉइंट को 2 डिजिट मूव कराना चाहिए। तो 1 7 और 0 अगर मैं लगा दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्सपोनेंट -19, और नीचे मेरे पास क्या है 18। तो अब मेरे कुछ नहीं करना, 170 से 18 को मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है, और ये कोई इश्यू नहीं है। अगर आप इसको डिवाइड करने जाएंगे 170 को किससे, 18 से, तो जरा क्विकली करके आप दिमाग लगाएं और मुझे बताएं एक्सपोनेंट 19 में हमारा आंसर कौन सा वाला बन रहा है। दो एक्सपोनेंट 9 वाले, एक 8 वाला है, एक 9 वाला है। एक मेरे पास A है और एक मेरे पास B है, दो 19 वाले हैं। तो इन दोनों में से आपको चॉइस करना है कि कौन सा है। तो मुझे बताइए किसका ए है, ऑप्शन ए है, बिल्कुल ठीक है। सोल्यूशन करते वक्त एमकेट के एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ऑप्शंस को लाजमी देखना है। बगैर ऑप्शन को देखे आप बहुत ही अपना टाइम बर्बाद करेंगे। तो ऑप्शंस देखते हुए अपने जवाब की तरफ चलिएगा, जिस तरह मैंने -17 से -19 को उसको लेके चला गया। प्लीज बी केयरफुल, ये ना आप सॉल्व करके कोई आंसर लाना चाहें और फिर वो जवाब में नजर ना आ रहा, फिर आप बोलें ये क्या हुआ, एक्सपोनेंट तो मेरा मैच ही नहीं कर रहा, जिस तरह मेरा 17 था, ठीक है। सो बी केयरफुल। 10 वोल्ट, ये रहा क्वेश्चन 31। बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 2 रेजिस्टर 3 and 5 टुगेदर इन सीरीज। तो जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो सिंपल जमा हो जाती है। तो R मेरे पास कितना हो गया, 5 हो गया, ओके, और V कितना है मेरे पास 10 है। तो अल्लाह के बंदो, तो मुझे मालूम करना है करंट, तो करंट किसके बराबर होगा, V/R हो जाएगा, ओम्स लॉ। अब आप 10 को डिवाइड करो 5 से, कितना आता है 2, ऑप्शन सी जी। प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्लेस किया मिडवे बिटवीन 2 पैरेलल मेटालिक प्लेट्स, जिन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है 0.2, ओके, दिस इज योर डी। और प्लेट को कनेक्ट किया, प्लेट आर कनेक्टेड टू 80 वोल्ट्स बैटरी, वोल्टेजेस कितने हैं 80 हैं, V दिया हुआ है, D दिया हुआ है, इंटेंसिटी बतानी है। अच्छा, इसने यहाँ पे गेम भी किया हमारे साथ, फॉर्मूला तो कोई मसला नहीं है, हमें पता है कि जो V है वो हमारे पास किसके इक्वल है, E इंटू D के। याद है आप लोगों को फॉर्मूला, सो सिंपल, वोल्टेज का V इज इक्वल टू E इंटू D। तो इससे मैं बहुत आसानी के साथ E निकाल सकता हूं, E मेरे पास आ जाएगा, दिस इज V डिवाइडेड बाय D। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप E का फॉर्मूला ये सोचने बैठ जाएं, किसकी वजह से, ये न्यूटन पर कूलम की वजह से, कि जनाब E तो जो होता है वो होता है हमारे पास F/Q, तो आप एक मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ फोर्स भी नहीं है और चार्ज प्रोटॉन है। तो आप कहेंगे प्रोटॉन का चार्ज अब दिया भी नहीं है या याद भी नहीं है, वट एवर। सो बहरहाल फॉर्मूला इज, जो मैंने पहले आपको बता दिया कि V इज इक्वल टू ED, तो E इज इक्वल टू V/D। वोल्टेज रखिए 80 डिवाइडेड बाय 0.2, बता दीजिए जवाब। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है 3.6 एक्सपोनेंट 6, लेकिन इसे 3.6 की जगह पे 36 दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंट 5 जूल। ब्रिटिश थर्मल यूनिट है BTU, पढ़ा था हम लोगों ने, कितना होता है 1055, बिल्कुल सीधा सीधा है। ये स्टेटमेंट पढ़ें, द वर्क डन इन 1 आवर, 1 घंटे में जो हम काम करते हैं, वर्क यानी एनर्जी यूज करते हैं 1 घंटे में, बाय एन एजेंसी, किसी एजेंसी से या किसी बैटरी से या किसी सोर्स से या किसी जनरेटर से, जिससे भी करते हैं, एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 1 किलोवाट, और मुसलसल 1 घंटे तक हम 1 किलोवाट इस्तेमाल करते हैं, दैट इज यानी 1000 जूल पर सेकंड। 1 किलोवाट का मतलब है 1000 जूल पर सेकंड। तो ये बताइए किसकी डेफिनेशन है, किलोवाट की है, किलो आवर स्क्वायर की है, किलोवाट आवर की है, वॉट अपॉन आवर की है। बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है कि अगर आप 1 घंटे तक मुसलसल 1 किलोवाट आवर, तो 1 घंटे तक, आवर का मतलब 1 घंटे तक
8 किलोवाट यूज करेंगे, सो दिस बिकम सी किलोवाट आवर किलो। ओके, जितने लोग सी कह रहे हैं लिख के बता रहे हैं, दे आर एक्सेलेंट, बिल्कुल सही है। दिस इज किलोवाट आवर। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद रखिएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, जैसे कैपेसिटेंस कितनी है हमारे पास, सी है। मेटल शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट टू डैम। अब ये याद रखिएगा, हम कैपेसिटर की दो प्लेट के दरमियान डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर की बात करते हैं। हजरत साहब फरमा रहे हैं मेटल शीट, मेटल का मतलब है कोई कंडक्टर है। मेटल शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, अब उसने मेटल शीट उसके दरमियान इंसर्ट कर दिया। द थिकनेस ऑफ द शीट इज हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, और जो शीट उसने इंसर्ट की है उसकी जो थिकनेस है वो जो प्लेटों के दरमियान ऑलरेडी डिस्टेंस था उसका हाफ है। तो कैपेसिटेंस कितनी बन जाएगी ये आपको बतानी है। देखो कहानी कुछ ऐसी है कि ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो जो दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है मेरे पास, सपोज करते हैं वो डी है, मुझे नहीं मालूम कितना लेकिन डी है। डी क्यों ले रहा हूं, वो इसलिए ले रहा हूं डी कि वो कह रहा है कि अब इन दो प्लेट्स के दरमियान मैंने एक और प्लेट इंसर्ट कर दी कुछ इस तरह। ये एक प्लेट मैंने इस पे इसके दरमियान में इंसर्ट कर दी प्लेट। इस प्लेट की जो थिकनेस है वो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का हाफ d/2। अब मुझे जरा सोच के बताओ कि इस टोटल डिस्टेंस में से d/2 तो ये रह गया, तो ये जो एयर है यहां पर और ये जो एयर है, इन दोनों एयर की थिकनेस कितनी है, दोनों एयर की थिकनेस कितनी है, तो आप बोलोगे d/2, तो ये जगह पर हो गया, बाकी इन दोनों को मिलाकर कितना हो गया d/2, देखिए ना, आधा आधा हो गया ना, आधा तो इसने घेर लिया और आधा इन दोनों ने मिलकर घेर लिया। तो फिर अगर इन दोनों ने मिलकर आधा घेरा तो इसको कितना और इसको कितना मिला है, इसको मिला है d/4 और इसको भी मिला है d/4, क्योंकि आधे का भी आधा कर लो तो ये कितना हो जाएगा d/, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं 4 बनता है, तो d/4 ये d/4 ये है, और जो प्लेट दरमियान इंसर्ट किया वो d/2 है। मेरा ख्याल है यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्योंकि उसने मेटेलिक प्लेट इंसर्ट की है तो ये मेरे पास बन गया। फर्स्ट करो, एक बात सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर ये मेरे पास कनेक्टेड था किससे, पॉजिटिव से, और ये मेरे पास कनेक्टेड था किसी नेगेटिव से, कुछ इस किस्म की बात है, तो मुझे इसको किसी न्यूट्रल प्लेट से कनेक्ट करना है, किसी और न्यूट्रल प्लेट से कनेक्ट करना है। फर्स्ट करो मैं इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं। तो अब ये बेसिकली हुआ ये कि ये जो तस्वीर बन गई, तस्वीर आपको बता रही है कि वो जो एक कैपेसिटर था उसके दरमियान जब आपने मेटालिक प्लेट इंसर्ट की तो ये दो कैपेसिटर बन गए। एक की कैपेसिटेंस को C1 कह रहे हैं और दूसरे की कैपेसिटेंस को आप क्या कह रहे हैं, C2 कह रहे हैं। अच्छा, ये तो दोनों सीरीज में लग रहे हैं इस वक्त, मुझे तो दोनों सीरीज में लग रहे हैं। और चलो उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मुझे बताओ जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C1 मल्टीप्लाई बाय C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एयर के लिए हमने पढ़ा हुआ है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये D क्या है हमारे पास, डिस्टेंस मेरे पास कितना है d/4, तो मुझे फॉर्मूला C1 ऐसे नहीं लिखना चाहिए, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D/4, तो ये 4 सबसे ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। बात समझ आ रही है? तो मैं डायरेक्टली यहां पर अगर 4 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D लिखूं तो कोई एतराज तो नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई बाय। अब दूसरे कैपेसिटर के लिए भी क्या लिखूंगा 4 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होल डिवाइडेड बाय, अब C1 प्लस C2, तो 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, राइट। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 तक कितना हो जाएगा 16 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D मल्टीप्लाई बाय A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होल डिवाइडेड बाय 4 और 4 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 और 4 8 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये पूरा एक A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, इस पूरे एक A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D से क्या, और 8 1 जा 8, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, तो 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी 2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब ये जो कैपेसिटेंस थी उसने कहा था ये कैपेसिटेंस किसके बराबर है, C के बराबर है, याद है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो प्लेटें पैरेलल प्लेट्स हैं, उनकी कैपेसिटेंस से क्या लिखी थी C, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे पास कितनी आ गई 2C, सो द ऑप्शन इज 2C। 11 क्वेश्चन है, इसमें साफ फरमा रहे हैं कि
When a resistor of 2 ohm is connected across the terminal of a cell, 2 ohm की रेजिस्टेंस लगाई एक सेल से, तो करंट उसमें से द करंट इज 0.5 एम्पियर, तो उसमें से जो करंट गुजरा है वो 0.5 एम्पियर है. बट व्हेन द रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेल, उसी सेल के साथ आपने रेजिस्टेंस लगाई 5 ओम की, तो अब जो करंट गुजर रहा है वो 0.25 एम्पियर है. ये वो कह रहा है. तो कह रहा है ईएमएफ कितनी है सेल की. इस साल जितने भी क्वेश्चन है खासे लंबे चौड़े से करके दिए, यानी इक्वेशन बेस है. ये आपकी समझ में आया कैसे करना है, या इसको मैं करूं. देखिए ये हमारे पास बैटरी है या सेल है, और इससे हमने कनेक्ट किया एक रेजिस्टर. जब इसकी रेजिस्टेंस है 2, तो इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो कह रहे हैं 0.5 एम्पियर करंट है. ठीक है, जब 2 ओम है, ऐसे उसने कहा है. तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं कि R है मेरे पास 2 ओम, जबकि I मेरे पास कितना है 0.5 एम्पियर है. फिर वो मुझसे कह रहा है कि जब मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दी, 2 को हटा के कितनी लगा दी, 5 ओम लगा दी, तो जो करंट गुजर रहा है वो है मेरे पास 0.25 एम्पियर. तो जब R हो गया मेरे पास 5 ओम, तो I मेरे पास हो गया 0.25 एम्पियर. ये अच्छा, अब मुझे एक बात बड़ा सोच के बताइएगा, क्या ईएमएफ कभी चेंज होता है सेल का? जी नहीं, ईएमएफ कभी चेंज नहीं होता. ये जो करंट किसी सेल में से ज्यादा निकलता है, या करंट किसी सेल में से या बैटरी में से कम आ रहा होता है, अकॉर्डिंग टू दिस एज पर दिस रेजिस्टेंस, जैसे जैसे रेजिस्टेंस आप चेंज कर रहे हैं या लोड चेंज कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह ही मैंने आपको समझाई थी जब मैं ईएमएफ आपको पढ़ा रहा था. मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया था ईएमएफ का कि V प्लस आई आर, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. मैंने कहा था ये जो आई आर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लॉस्ट वोल्टेजेस. ये वो वोल्टेज है जो लॉस होते हैं, और मैंने कहा था इंटरनल रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है करंट को. राइट. तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं ये कह रहा हूं क्योंकि बैटरी के ईएमएफ तो चेंज नहीं होते. ठीक है, ये बात तो मुझे पता है, करंट चेंज होता रहेगा. तो मैं ईएमएफ का जो फॉर्मूला लिखता हूं तो वो है V प्लस आई आर. राइट, आई एम यूजिंग माय बैटरी. तो ईएमएफ का फॉर्मूला मेरे पास बन गया V. अगर मैं V निकालता हूं तो V मेरे पास कितना है, क्या मैं V निकाल सकता हूं? प्लस E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, और V किसके बराबर होता है? आई आर के. तो I और R तो हमें दिए हुए हैं. तो अगर मैं यहां पर इसको कर देता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस, अब यहां पर I मेरे पास कितना है 0.5. ठीक है, तो V मैंने आई आर लिख दिया, ये फॉर्मूला लिख दिया, प्लस I की वैल्यू 0.5 और स्मॉल r मुझे मालूम नहीं है. ओके, सेम स्टोरी गोज हियर. यहां पे अगर मैं ईएमएफ का फॉर्मूला लिखता हूं तो वो V प्लस आई आर है मेरे पास. E इज इक्वल टू V मेरे पास कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5. I मेरे पास 0.25 है और R मुझे मालूम नहीं है. तो यहां पर मेरे पास इक्वेशन बन गई, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो कितना बन जाता है 1 प्लस 0.5 इंटू R. और यहां जो इक्वेशन, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, और यहां जो इक्वेशन बन गई वो कितनी बन गई 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5. कर लोगे ना इसको, तो ये बन जाएगा 1.25. राइट, ये ऐसे है ना. देखें इसको मैं 25 अपॉन क्या लिख सकता हूं, 100 लिख सकता हूं. 2 जीरो है ना, 2 नंबर है, और इनटू मेरे पास क्या है 5. ठीक है, तो फिर 5 1 जा एंड 5 20 जा, और फिर 5 4 जा एंड 5 5 जा, तो 5 अपॉन 4 करके मैंने निकाल लिया. दिस इज 1.25. ओके, प्लस 0.25 साथ में R है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का. अब मैं बड़ी अच्छी तरीके से बात जानता हूं, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम है, सेम सेल है. तो इसकी राइट हैंड साइड मेरे पास कितनी है 1 प्लस 0.5 R इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड है 1.25 प्लस 0.25 R. सही हो गया. अच्छा, अब काम ये कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 0.5 R पहले से मौजूद है, ये इधर आएगा तो माइनस 0.25 R. ठीक है, ये 1.25 पहले से मौजूद है यहाँ पे, ये 1 उधर आएगा तो -1 हो जाएगा. अब 0.5 में से -2.5 करें तो कितना बचता है हमारे पास, ये बचता है 0.25. ठीक है, और साथ में क्या है R इज इक्वल टू, अब 1.25 में से -1 करें तो ये कितना बचता है 0.25. तो 0.25 से 0.25 कैंसिल, तो R की वैल्यू कितनी आ गई. अब जब जैसे मेरे पास R आ गया तो R अब मेरी मर्जी है,
मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूं तो भी मेरे पास ईएमएफ आ जाएगा, मैं आर की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करूं तभी मेरे पास ईएमएफ आ जाएगा। जो आपको आसान लगता है उसे पुट करके देख लें। जैसे मिसाल के तौर पर 1 यहां पुट करें तो 0.5 को 1 से करें 0.5 0.5 और 1 तो 1.5 तो ईएमएफ कितना आ गया 1.5। अब यहां पे करके देख लीजिए 0.25 को आप 1 से करें तो 0.25, अब 0.25 और 1.25 तो वही 1.5 आ गया। ओके, तो आंसर इज 1.5। तो आंसर जो है वो ऑप्शन बी है 1.5। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 BTU 1055 जूल। ये क्वेश्चन है नंबर 19 जी। बैटरी है 12 वोल्ट की, इसको कनेक्ट किया हमने दो रेजिस्टर 6 और 4 ओम से जो कि सीरीज में। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर के क्रॉस। तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जो वोल्टेजेस है जिसे पोटेंशियल डिफरेंस हम कह रहे हैं वो डिफरेंट होता है, वो अलग अलग होता है। अब मुझे बात बताओ, इसको जरा सोल्यूशन करने मत लग जाना, ये एप्टीट्यूड टेस्ट के वो है क्वेश्चन। आप देखो कि सीरीज में जो वोल्टेजेस हैं जो भी दोनों रेजिस्टर के क्रॉस होंगे, क्या वो दोनों सम होके बैटरी के वोल्टेजेस बनते नहीं बनते? ऐसी था ना, हमने सीरीज में कहा था कि V किसके इक्वल है V1 प्लस V2। तो इन दोनों इन सब में ऑप्शन में देखो कौन सा वो है जिसके प्लस होकर 12 आ रहे हैं। अब 3.7 और 2.5 कभी 12 नहीं बनते, क्या ये ऑप्शन नहीं है। अच्छा, बी ऑप्शन में आ जाओ 5.9 3.1 दोनों को प्लस करो, क्या 12 बनते हैं? नहीं बनते, क्या ये। अच्छा 7.2 4.8 कि व्हाई इट इज ऑप्शन सी, व्हाई नॉट ऑप्शन ई? बिकॉज के 9.7 एंड 7.7 कैन नॉट मेक 12 वोल्ट। ओके गुड, सो दिस इज ऑप्शन सी। अब ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने मत बैठ जाना तुम लोग वहां पर कि पता चले कि इसको न्यूमेरिकल समझ के पहले सीरीज में 6 और 4 को ऐड किया तो 10 आया। ये मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको ये भी एक मिनट बात बता दूं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपने कहा कि मेरे पास दो रेजिस्टर हैं ऐसे, और वो कितने के साथ 12 के साथ लगे हुए, एक 6 का एक 4 का। तो आपने कहा पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास आ गई 10 ओम, सही है 10 ओम, और जो मेरे पास बैटरी है वो है 12 की। तो मैंने कहा कि जी जो करंट है आई कितना जा रहा है वो होता है V/R, तो V है 12 और R कितना है 10, तो मेरे पास हो गया 1.2। सही है, आपने कहा ये 1.2 एम्पियर करंट आ गया। फिर आपने कहा सीरीज में करंट सेम रहता है, आपने कहा पहले मैं इसका करंट इसका मैं वोल्टेज निकालता हूं इस वाले का, तो V किसके बराबर है? I R के बराबर है, तो V I तो आपने निकाल लिया है जो कि 12/10 बनता है। सही है, 12/10 1.2, और R आपने कहा कितना है मेरे पास 6 है, तो 12 6 से कितना होता है 72/10, तो 7.2 वोल्ट। तो आपने कहा पहले के वोल्टेज 7.2 आ गए, फिर आप जल्दी जल्दी अगले के वोल्टेज निकाल लो बिल्कुल इसी तरीके से कि V IR, तो I आपने कहा वही 12/10 है, सीरीज में करंट तो सेम रहता है, और उसके वोल्टेज कितने हैं आपके पास, सॉरी रेजिस्टेंस कितनी है 4, तो 12 4 से कितना होता है 48, तो नीचे 10 है, तो आपने कहा कि 4.8 वोल्ट। लो जी जनाब सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं करना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इसलिए नहीं करना कि ऑप्शन वहां मौजूद है, आपको कैरेक्टरिस्टिक पता है, देखो किसका सम बन रहा है, एग्जैक्टली ये 12 वोल्ट बन रहे हैं, बस उसको करो फटाफट। यही चीज रेजिस्टर में है, यही चीज कैपेसिटर में है। ये जरा 14 देखिएगा, 14 में क्या लिखा हुआ है, इसको मैग्नीफाई करते हैं। एन अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड। चार्ज जो कि 1 सेकंड में गुजरता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। इफ देयर इज स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द वायर इज नोन एज, और 1 एम्पियर का करंट उसमें से गुजर रहा हो, तो अमाउंट ऑफ चार्ज को आप क्या बोलेंगे उसको? दिस इज ये तो क्या पूछ रहा है, इफ देयर इज स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द वायर इज नोन एज, तो उस चार्ज को नोन एज क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि किसी क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में गुजर रहा है जबकि 1 एम्पियर करंट है, दिस इज नोन एज अ कूलम। क्लास बी केयरफुल, दिस इज कूलम। क्यों? इसलिए कि जो करंट का यूनिट है वो है मेरे पास एम्पियर, और एम्पियर जो है वो बेसिक यूनिट है। बी केयरफुल, इट इज अ बेस यूनिट, 7 SI बेस यूनिट में शामिल है। कूलम हमारे पास बेस यूनिट नहीं है, ये ड्राइव यूनिट है। किससे ड्राइव हुआ है? एम्पियर से। अब करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू Q/T, तो Q किसके बराबर होगा? I मल्टीप्लाई बाय T के। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ में आ रही होगी, या मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, कि जो I है वो किसके इक्वल है? Q/T के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर Q निकालना है मैंने, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? I मल्टीप्लाई बाय क्या? T। तो
अब अगर आप देखें इस डेफिनेशन से कि Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T, तो एक सेकंड में 1 एम्पियर करंट गुजरे, दिस इज नोन एज कूलम। ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज कूलम, बी केयरफुल। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल है हमने ऑलरेडी किया हुआ था। दो कैपेसिटर हैं 6 एंड 12 सीरीज में लगाए हुए हैं और ये 180 का वोल्टेज दिया हुआ है। कैलकुलेट चार्ज ऑन C1 एंड C2। सबसे पहले तो मुझे बताओ सीरीज में चार्ज या करंट क्या रहता है? सेम रहता है। ऑप्शन में आ जाओ, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सेम है? 720 दोनों की पावर -6, ए ऑप्शन में दोनों सेम है। ये 920 730 डिफरेंट है, नहीं हो सकता। 660 480 नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में डिफरेंट है, नहीं हो सकता। ई ऑप्शन में डिफरेंट है, नहीं हो सकता। तो ऑप्शन इज ऑप्शन ए। देखिए कितनी जल्दी हम ऑप्शन पे पहुंच गए विदाउट सॉल्विंग इट। ये वाला 1 है, 1.0 का मतलब 1 एक्सपोनेंट 7 इलेक्ट्रॉन passes through a conductor। एक कंडक्टर गुजर रहे हैं 1 माइक्रोसेकंड में। फाइंड द करंट इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। तो ये मेरा ख्याल है हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए। तो आपको क्या करें, आपसे करंट मालूम करने को बोला। करंट क्या होता है? Q अपॉन T होता है। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम करना है? Q। अब Q कैसे मालूम करेंगे? कितने चार्जेस? Q किसका फॉर्म? Q का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद है आपको? Q हमारे पास बराबर था NE के। तो यहां से आप आसानी के साथ Q निकाल सकते हैं। तो N कितने हैं हमारे पास? N हमारे पास कितने हैं? ये रहे 1 एक्सपोनेंट 7। E कितना है? 1.6। तो कितना आ जाएगा? तो 1.6 ही रहेगा। 10 की पावर अब 19 में से 7 निकाल दो आप। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो लिफिया। तो 19 में से अगर आप 7 निकाल दो तो कितने रह जाएंगे? -12। तो 1.6 एक्सपोनेंट -12, ये क्या आ गया? Q आ गया। अब इसको डिवाइड करना है तुमने 1 एक्सपोनेंट -6 से। 1 एक्सपोनेंट -6, माइक्रो का मतलब है -6। तो ऊपर तो ऑलरेडी आपके पास 1.6 है और नीचे 1 आ रहा है, तो 1.6 अपॉन 1, तो जवाब में 1.6 तो आएगा ही आएगा। ठीक है। अब ऊपर था आपके पास -12, नीचे है -6, तो -6 और -6 कैंसिल, तो -6। तो ऑप्शन ए है। अच्छा जी, उसके नीचे ही क्वेश्चन नजर आ रहा है हमें, ये रहा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की रेजिस्टेंस 300 ओम है, करंट मालूम करना है, जबकि जो वोल्टेजेस हैं वो 450 वोल्ट हैं। अब मुझे बताओ V = IR का फॉर्मूला लगाओ। तो I = V अपॉन R। V 450 को 300 से डिवाइड कर दो। 450 को 300 से डिवाइड कर दो तो 1.5, 450 तो 300, 45 को 3, तो सही है, ठीक है, ऐसे ही आ रहा है, 1.5 भी आ रहा है, सही कह रही है। अच्छा जी, दो वायर को सीरीज में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस आ रही है 18, और जब उन दोनों को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो 4 आ रहा है। तो कह रहे हैं उन दोनों की रेजिस्टेंस क्या है? भाई मेरी सीधी सी बात है, मैं देखूंगा सीरीज में जो रेजिस्टेंस का सम होता है वो कितना होता है? R1 + R2। तो वो कौन से इनमें से दो हैं जिनको सम करने पे 18 आ रहा है? बस इतनी सी बात है। तो देखो 7 और 2 9 नहीं बन रहा, 12 6 18 बिल्कुल बन रहा है, 4 1 5 नहीं बन रहा, 9 1 10 नहीं बन रहा, 3 और 1 4 नहीं बन रहा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये 7 और जो 12 और 6 है जिसका 18 बन रहा है, इसका 4 भी बनेगा, सीधी सी बात है, इसको चेक करने की जरूरत मुझे नहीं है। अच्छा जी, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। 39 क्या है? इफ वोल्टेज 9 वोल्ट इज अप्लाइड, 9 वोल्ट अप्लाई किए एक वायर में, रेजिस्टेंस 0.2 है, करंट क्या होगा? लो भाई, I = V अपॉन R, 9 अपॉन 0.2, तो 90 अपॉन 2 45, ये लो हो गई है 45। ठीक, 2.4 एम्पियर करंट गुजर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे? N। तो सबसे पहले तो आप मालूम कर लीजिए Q, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए Q डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो Q कैसे मालूम करना है? I × T। I कितना है? करंट कितना है? 2.4, और किसी वायर में गुजर 1 सेकंड में, तो 2.4 करंट से हमारे पास चार्ज आ गया 2.4 कूलम। तो 2.4 को डिवाइड कर दो 1.6 से, मेरा ख्याल है जो भी जवाब है वो इसमें से अब तुम लोग कर सकते हो। सही है, 2.4 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये होमवर्क हो गया आपका। ओके, 13 नंबर 13 और नंबर 14 दोनों आपके होमवर्क हैं। देखें, बहुत आसान से क्वेश्चन है। कैसे करने हैं आपने? कह रहे दो चार्जेस हैं, वो रिपेल कर रहे हैं ईच अदर विद द फोर्स ऑफ, अब F हमें दिया हुआ है इतना, ठीक है, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? इतना। अगर उनके दरमियान डिस्टेंस हम इंक्रीज कर दें 2 मीटर, तो फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी हो जाएगी? अब मुझे बताओ, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर था, तो फोर्स उसने इतनी दी थी। अब आपने डिस्टेंस डबल किया ना, याद है मेरी सारी कहानियां ये मैंने तुम लोगों से की थी कि अगर डिस्टेंस डबल करूंगा तो फोर्स कितना हो जाएगी? फोर्स ज्यादा होगी, कम होगी? कितनी कम होगी? अगर डबल कर रहा हूं डिस्टेंस, 1 से 2 कर रहा हूं, 4 टाइम्स कम होगी। तो भाई जो भी पहला जवाब है उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से जब इसको डिवाइड करोगे इस 4 एक्सपोनेंट -4 -5 को,
तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 5 ऑप्शन ए, दैट्स इट। सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गया ना मेरी बात कि if the distance between if the force between the charges is this और डिस्टेंस 1 मीटर है, अब अगर डिस्टेंस 1 से 2 कर दिया तो डिस्टेंस बढ़ाया तो फोर्स कम होगी, कितनी, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स कम होगी, तो मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। इसमें बैटरी की ईएमएफ इतने हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दी हुई है, स्मॉल आर दी हुई है में, और उसको कैपिटल आर से कनेक्ट कर दिया, और वो कह रहा है साथ में एक स्विच लगा दिया। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लगाया, एसपीएससी सिंगल पोल सिंगल थ्रू, ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने, स्विच से लगा दिया। जब स्विच को उसने क्लोज किया, दैट्स स्विच क्लोज करेगा तो ईएमएफ कुछ और हो जाएंगे और वोल्टेजेस कुछ और हो जाएंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो क्या होगा, तो मेरा ख्याल है ये भी कोई इशू नहीं है, आपने बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। ईएमएफ वो किसके बराबर था, वो था आई और उससे मल्टीप्लाई हो रहा था आर और प्लस स्मॉल आर, याद है आप लोगों को, ये था आपके पास किसका फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा आई, कैसे, ईएमएफ आपको दिए हुए, कितने दिए हुए, 6, और कैपिटल आर आपके पास कितना दिया हुआ है, 2.6, स्मॉल आर कितना दिया हुआ, 0.4, तो 2.6 0.4 तो 3 बन गया, सीधी सी बात है। तो 3 जो ये ब्रैकेट है, ये जो 3 वाली है, ये वहां जाके डिवाइड होगी, तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2, तो करंट कितना आ गया, 2। उसके बाद तुमने क्या लिखना है, वोल्टेजेस लिखना है, तो लिखो वोल्टेजेस किसके बराबर है, आई इनटू स्मॉल आर, ई की जगह पे 6 रखो, माइनस आई मैं इस इक्वेशन से पहले वाली से निकाल चुका हूं, ठीक है, आई मैंने यहां से निकाला, आई वो आई यहां पुट करना है आपने इस जगह पे, तो वी आपके पास आ जाएगा। तो ई मुझे दिया हुआ था 6, मैंने रखा 6 माइनस, और आई की वैल्यू मैंने यहां से निकाली थी, कितनी निकली थी मेरे पास, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, और स्मॉल आर मेरे पास कितना है, 0.4, तो मेरा ख्याल है आप आसानी से कर सकते हैं इसको। सबसे पहले 17 के ऊपर बात करते हैं, एनोटेशन ले लूं मैं, कह रहा है हाउ मच एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट इन 20 सेकंड, टाइम जो है 20 सेकंड में, और रेजिस्टर हमारे पास क्या है, 100 ओम का है, कैपिटल आर, ठीक है, दैट कैरीज ए करंट, इतना करंट हमें दिया हुआ है। तो हमारे पास एनर्जी हमें मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम पावर डेसिपेट मालूम कर लेते हैं, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम एनर्जी होती है। तो पावर फॉर्मूला क्या होगा, जो डेसिपेट होता है एज ए हीट के तौर पे जाया होता है, आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर करें 0.5 होता है हमारे पास, 1/2 होता है, ठीक है, तो 1/4 तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 0.25 यानी 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 को आपने मल्टीप्लाई करना है कैपिटल आर से, तो ये आपके पास आ जाएगा, पावर आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर दे 20 के साथ, तो 1/4, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, आसानी से होने वाला था, क्योंकि 4 को जब आप 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 500 से 500, बिल्कुल ठीक है। 10 नैनो फेरेड है हमारे पास, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 10 नैनो फेरेड, और उसके बाद जो चार्ज है वो इतना है। इफ द प्लेट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, अगर इतना डिस्टेंस हम प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस हो तो एरिया कितना होगा प्लेट का, तो यार ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का फार्मूला लगाएं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का फार्मूला लगाएं और इसको सॉल्व कर लें। कैपेसिटेंस 10 नैनोफैरड, ठीक है, चार्ज कितना है 50 माइक्रोकूलम ऑन ईच प्लेट, हमें एक प्लेट का चार्ज चाहिए होता है, दोनों का सेम चार्ज होता है, इसको कोई प्लस मत कर देना, सही है, सिर्फ चार्ज को आपने क्यू को कितना लेना है 50 माइक्रोकूलम, और प्लेट के दरमियान डिस्टेंस कितना है 0.885 मिलीमीटर है, मिलीमीटर, बी केयरफुल, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, सी हमारे पास बराबर है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के 10 नैनो फैरेड का कैपेसिटर है मेरे पास, ठीक है, एरिया में मालूम करना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 एक्सपोनेंट -12, और जो डी है वो 0.885 मिली का मतलब -3 मीटर है, तो ये मैं मिलीमीटर को मिली की प्रीफिक्स लिखूं। अब इसको सॉल्व करना कोई मसला नहीं है, अगर मैं इस पॉइंट को लेफ्ट पर ले आऊं, तो अगर मैं इसको लेफ्ट पे ले आता हूं तो 0.8 करता हूं, तो पावर जैसी लेफ्ट में जाएंगे तो किसमें इंक्रीज होती है, पॉजिटिव में इंक्रीज होती है, सही है, तो पॉजिटिव 1 करेंगे तो ये -11 हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा नंबर आपस में कैंसिल हो गया मेरे पास, ये -3 से ये -3 चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 9 10 11 8, तो ये बन जाएगा -8, तो ये -8 है, तो मैं इसको -8 करने के लिए अब पॉइंट ये है ना 10 एक्सपोनेंट -9 था,
अगर इस पॉइंट को मैं इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा 1.0, तो ये कितना हो जाएगा -8, तो यहाँ पे a इंटू 10⁻⁻8 है, ये दोनों भी कैंसिल, तो एरिया कितना आ गया 1.0 मीटर स्क्वायर। नंबर 33, न्यूट्रॉन है, वो ट्रेवल कर रहा है कितना डिस्टेंस 12 मीटर का, और टाइम इंटरवल कितना है, इतने टाइम में कर रहा है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आपने बतानी है, और कह रहे हैं मैथ्स इतना ले लो, तो वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, लेकिन एक डिफरेंस है इसमें, और वो डिफरेंस क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सब किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हैं, ये ख्याल कीजिएगा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं अभी मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास है 12mv², और इसका जो यूनिट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जूल निकल के आएगा। मुझे उसने क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करते हैं, तब ये जो जवाब है किसमें चला जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे करना पड़ेगा कि मुझे 1.6 एक्सपोनेंट -19 से डिवाइड करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को, और वो क्या है, वो है 12mv², और जब मैं 12mv² करूंगा तो ये तो हो गया मेरे पास हाफ m, मेरे पास कितना है, मैथ से कितना दिया 1.7 एक्सपोनेंट -27 मल्टीप्लाई बाय v। अभी हमने पहले भी किया था इसी क्वेश्चन के अंदर, वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 12, और टाइम कितना है 3.6 एक्सपोनेंट -4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, तो घबराने वाली बात नहीं है, अभी देख लेते हैं क्या होगा। देखिए ये तो नीचे 1.6 एक्सपोनेंट -19 को ऐसे जाने दो, ठीक है, बल्कि अगर आपने अब तक कैलकुलेशन इतनी सारी कर ली है तो आप ये कर सकते हैं, ये 1.6 और 1.7 ऑलमोस्ट बराबर है, इनको कैंसिल मार दें, ठीक है। इसके बाद -19 -27 को कैंसिल करेंगे तो 27 में से अगर आप 19 निकाल दें तो ये कितना बन जाएगा, -8 बच जाएगा। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू एक्सपोनेंट -8 इंटू ये कितना हो जाएगा 12 बन जाए, 12 3 था, तो याद है अभी भी हमने सोचा था इसको ऊपर लेके चले गए थे, तो ये -5 हो जाएगा। जब 36 करेंगे तो इसको क्या कर देंगे, -5 ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास +10, और नीचे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो अब मेरे पास जो कहानी है वो कितनी है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा एक्सपोनेंट 2, और नीचे मेरे पास क्या है 2 9 18, तो 100/18, बस 100/18 आपने डिवाइड करना है। तो मेरा ख्याल है कि अब कहानी बहुत और सिंपल सी हो गई है। तो 100 को जब तुम डिवाइड करोगे 18 से तो मेरा ख्याल है 5 या 6 पॉइंट समथिंग बनना चाहिए, ठीक है, 5 पॉइंट या 6 पॉइंट, या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है, 5 पॉइंट समथिंग या 6 पॉइंट समथिंग, इन दोनों में से कोई ऑप्शन है मेरे पास। ओके ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी में मैं ले आया। यस, नंबर 39 को आप देखें क्वेश्चन को, सर्किट है 4 एम्पेयर करंट जा रहा है R1 में से, ये R1 है, इसमें से जो करंट जा रहा है वो 4 एम्पेयर है इसमें से, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V = I R, सिंपल, बाकी पूरे सर्किट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं ओम लॉ सिर्फ इसके लिए लगाऊंगा। तो V = I R, I मेरे पास है 4 और R कितना है 30, तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई करो यार, 4 3 12 120, ऑप्शन डी बिल्कुल क्वेश्चन है। सिर्फ डायग्राम उसे इतनी डेंजरस करके बना दिए गए बच्चा देखते साथ ही उसके हाथ पैर खुल जाए, बट द क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन, राइट। 4 × 30, फॉलो इंसुलेटेड कंडक्टर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है 10 कूलम का स्फीयर पे, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, रेडियस 2 मीटर है, 0 भाई 0 0 बताया तो था, गॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन का तीसरा हिस्सा, स्फीयर के अंदर आप चार्ज डालें तो वो चार्ज कितना होता है, वो हमेशा बाहर आ जाए, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इनसाइड E = 0 था ना, जवाब क्या था, E = 0 था ना, गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन E = 0, so the answer is 0। कंसीडर स्फेरिकल शेल है, मेटल का है, एट द सेंटर ऑफ व्हिच द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज केप्ट, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड 0 होगी, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 everywhere, no, electric field is 0 in the region inside the shell, no, the electric field is non-zero both region, ये D option, electric field is non-zero in both region outside and inside the shell, क्योंकि shell के अंदर सेंटर में आपने चार्ज को रखा हुआ है, उधर फिक्स किया हुआ है, तो अगर आपने फिक्स किया है तो ये बिल्कुल इसी तरह, अगर वहां पे आप छोड़ देंगे तो ये चार्ज सेंटर में जो चार्ज डालेंगे वो निकल के आउटसाइड चले जाएगा, फिर तो जब आउटसाइड चले जाएगा
तो फिर तो इनसाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 हो जाएगी, फिर ऑप्शन सी होगा। लेकिन अगर उसने शेल के अंदर चार्ज को फिक्स करके सेंटर पे रखा हुआ है, देन योर ऑप्शन इज डी। +3 और +8 है, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कितनी फोर्स से? 40 न्यूटन से। अगर -5 माइक्रोकूलम दोनों के साथ ऐड कर दें तो फिर फोर्स कितनी हो जाएगी? कोई टेंशन नहीं है फोर्स के बारे में, अभी बता देते हैं हम आपको। देखिए, एक मेरे पास +3 माइक्रोकूलम है, एक मेरे पास +8 माइक्रोकूलम, राइट? और इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो मेरे पास है 40 न्यूटन की, राइट? अब जब 40 न्यूटन की फोर्स है तो मैं जानता हूं फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, K Q1 Q2 R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2 करता हूं तो ये F K R स्क्वायर आ जाएगा। ओके, F कितना है मेरे पास? 40 और Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 8 से कितना होता है? 24। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू होगी? K R स्क्वायर। अच्छे तरीके से याद रखिए, ठीक है? इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, इसके साथ हमने प्लस कर दिया -5 माइक्रोकूलम और इसके साथ भी हमने प्लस कर दिया -5 माइक्रोकूलम। तो चार्ज कितना हो गया, जरा उस पर गौर कर लीजिए। +3 और -5 कितना बनता है? चार्ज कितना हो जाएगा? +3 और -5, तो 3 - 5 ये कितना हो जाएगा? -2 माइक्रोकूलम का चार्ज बन गया। समझ आ रही है? +8 - 5, तो 8 - 5 तो ये +3 माइक्रोकूलम का चार्ज बन गया। अब चार्ज ये हो गया, तो अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं F = K Q1 Q2 R स्क्वायर, तो F = K R स्क्वायर Q1 Q2, ऐसे कर लो मैं, ठीक है? तो F = K R स्क्वायर मेरे पास क्या है? 40/24 मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2, तो 2 3 से कितना होता है? 6, तो 6 बन जा और 6 4 जा, 4 1 जा एंड 4 10 जा, 10 न्यूटन। अच्छा, प्लस का माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का है, तो कौन सा ज्यादा है? प्लस का ना, तो +10 होगा। ऑप्शन बी 10 न्यूटन वाला।